बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 मार्च साल 2022 और आज बुध का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक, शुरू करें खबरें। हाँ, बस उससे पहले एक हमने अफसोस करना था। हमारे दोस्त थे, फ़ैन भी थे दादा पोता शो के, बहुत हार्डकोर किस्म के, जनाब ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब, मरहूम ब्रिगेड साहब जो थे वो मेंबर CDA रह चुके हुए थे किसी दौर में, और नैब ने उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा निकाल लिया था कि जी उन्होंने एक बंदे को एक प्लॉट जो था, जो कि कैंसिल हो गया था, वो बहाल करके उसके हवाले कर दिया था और यूँ कौमी निशान ख़जाने को नुकसान पहुँचाया था। ब्रिगेड साहब का ये कहना था कि ये कुछ लोग हैं जो उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं, उन्हें ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, क्योंकि वो TV पे बैठ के मुशर्रफ की पॉलिसियों पे तनकीद किया करते थे। तो वो कहते जी वो मुझे हथकड़ी में फिराना चाहते हैं और मैं इससे मरने को तरजीह देता हूँ, और फिर उन्होंने ख़ुद को ख़त्म कर लिया। उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फ़ाइल हुआ, उन्होंने मरने से पहले, ख़ुदकुशी से पहले उन्होंने एक ख़त भी लिखा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन गुलो गुलजार को शर्म नहीं आई। ना गुलो गुलजार को आई, ना खोसे को आई। ठीक है, मतलब रज के बेशरम हैं यार दोनों। इस अदालत ने आके वो मामला टेकअप किया और उसकी समाअत के बाद उनको बेगुनाह करार दे दिया गया। मरने के 3 साल बाद वो शख्स जो है वो बेगुनाह करार पा गया। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये सोचिएगा ज़रा। एक आदमी जान से गया। एक आदमी जान से गया सिर्फ इसलिए कि मैंने हथकड़ी लगा के नहीं कैट वॉक करनी और मैं उससे मरने को तरजीह देता हूँ। उसने अपना आप को ख़त्म कर लिया। बहरहाल ये खबर थी, मैंने कहा आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए। अब आ जाए मुआशी खबरों की तरफ, और सबसे ज़्यादा बड़ी खबर क्या हो सकती है कि पेट्रोल 111 टॉप गया। इंटरनेशनल मंडी में जी खाम तेल की कीमत यानी जो यूके ऑयल है, ब्रेंट जिसको कहा जाता है, $111 फी बैरल का हिस्सा भी क्रॉस कर गए। राइट नाउ जब ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ब्रेंट $111 फी बैरल से ऊपर ट्रेड हो रहा है। ऐसे में 10 रुपए की पेट्रोल की कीमत में कमी खजाने पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं लाद देगी? ये तो वो जाने, क्योंकि हमारे पास तो खबर ये है कि ये जो लाइबिलिटी इकट्ठी होगी ये जून से ऑनवर्ड इन्होंने आपके ऊपर दोबारा लाद देनी है बमा सूद के। ठीक है, तो इसलिए जो है वो मेरा मतलब है कि बहरहाल ये है, लाद तो देनी है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? वक्ती जी रिलीफ। जी, वक्ती रिलीफ, मतलब पायदारियत नहीं है इस वज़ीर मामले। आज़म अंडर प्रेशर है। जितनी की मज़ामत कर सकते हैं यूक्रेन वाले वो कर रहे हैं, और उन्होंने वो फौत भी हो रहे हैं, शहीद उनके तो शहीद ही हुए ना जी। वो रूस के ख़िलाफ़ मज़ामत में शहीद भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह वो हम कमज़ोर को बढ़ा के बताते हैं ना, लेकिन वो मरने से पहले 1.25 लाख तो नहीं मारते, वो तो साल से ही मारते हैं 1.25 लाख, लेकिन वो 8-8 10-10 फड़का के मर रहा है। रूसी जो है वो 8-10 रूसियों को भून के मर रहे हैं। 100 से ज़्यादा उन्होंने टैंक तबाह कर दिए। और मैंने आपको कहा था कि अगर वो वाले ड्रोन जो हैं, जो कि तुर्की के हैं, उनके पास पहुंच गए हुए, जो कि पहुंच गए हुए हैं, तो तुर्की के आर्मर्ड कोर को तो वो कब्रिस्तान बना देंगे। सिर्फ एडवांटेज है रूस को, वो तैयारों का है। वो भी एक गोस्ट ऑफ कीव आजकल है, वो एक तैयारा है जो उड़ता है और रूस के तैयारों का शिकार करता है। एक दिन में उसने 5 रूसी तैयारे, वो MiG-29 है, वो 5 रूसी तैयारे जो हैं उस MiG-29 ने उड़ाए हैं, जो कि किसी यूरोपियन पायलट का, अपने MM आलम कुल है सी ना, तो BBC की खबर में लिखा हुआ था कि किसी यूरोपियन पायलट का दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहला एजाज है। एक दिन में उसने 5, और दारुल हुकूमत की फ़ज़ाओं के अंदर उसने 5 रूसी तैयारे फड़काए। आप जज्बाती हो जाते हैं। आप इस जंग में यूक्रेन के साथ हैं। मैं इस जंग में यूक्रेन मैं रशिया के साथ हूँ। अच्छा
बहरहाल हम तो मजलूम के साथ ही है ना जी, कमज़ोर के साथ है ना, ताकतवर के साथ तो सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है इसके बाद दूसरी खबर उस जंग के हवाले से ये है कि रूस के जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे यूरोप के अंदर, उन्होंने अपने, यूरोप और अमेरिका के अंदर अगर वो ऑपरेट कर रहे थे तो उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, क्योंकि उनका कहना है कि अगर बैंक रन हो गया, यानी कि लोगों ने आगे अपने पैसे मांग लिए और ज़्यादा तादाद में मांग लिए, तो उनके पास डिफ़ॉल्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और वो डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहते, लिहाजा ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। वैसे भी उनके ऑपरेशन अल्टीमेटली बंद हो जाने थे, क्योंकि इस एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो जापान और यूरोप ने की पाबंदियां जो हैं वो मुअस्सर हो जाएंगी रूस के ऊपर। और मैं सोच के हैरान हो रहा था कि अभी पाबंदियां रूबे अमल नहीं हुई, अभी उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो रूस का इतना बुरा हाल हो गया है कि 117 टॉप गया ना रूबल। जी मैं इसकी लाइव प्राइस चेक करता हूँ। लेकिन दादाजी प्यूटन की फिर प्लानिंग क्या थी? हैं प्यूटन की प्लानिंग क्या थी? प्यूटन का पस मंजर क्या है? फौजी है, इंटेलिजेंस का चीफ था ना, केजीबी का था। केजीबी का था। और केजीबी वालों की प्लानिंग कोई नहीं होती, उनका होता है कि आप संभालेंगे, हमने सिर्फ पंगा लेना है। नहीं तो केजीबी वालों की जहां की भी नंबर 1 हो ना, उसकी प्लानिंग कोई नहीं होती। अच्छा, बस पंगा, हमने पंगा लेना, ठीक है। सुपर पावर बना फिरता है वो सर, CIA का भी यही हाल होगा। मैं आपको ये बात लिख के देने को तैयार। आपको पता है मैं आधा घंटा पहले से जो मेरी रूस की तरफ हम आई थी वो मैंने छोड़ दी। क्यों? वो दादाजी उन्होंने यूक्रेन की एक पायलट मारी है। अच्छा लेकिन यार वो लोग जो हैं, आप उसको संजीदा नहीं ले रहे, वो बहुत संजीदा है। और जब कोई बंदा ये कहे कि मर जाऊंगा जी जी, अच्छा, अब इसमें है क्या? इसको ज़रा इमोशनल बनाने के लिए या पाकिस्तानी लोगों के लिए इसकी कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए इसमें इस्लाम डालना बहुत ज़रूरी। इस्लाम ढेलने वाली पार्टियां दूसरी साइड पे बैठी हुई हैं, वो तो कुरान से सपोर्ट निकाल रही हैं अपना प्यूटन की। अच्छा जी, हाँ जी, ये दादाजी तबाह कर दिया इन लोगों ने जहनी तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया बड़े सगीर के मुसलमानों को, उर्दू समझने वाले मुसलमानों को तबाह कर दिया इन्होंने, ठीक है। और ये जो हैं, जब जहां पे भी मुसलमानों को, शाम में मार पड़े, अफगानिस्तान में पड़े, लीबिया में पड़े, इराक में पड़े, ये फौरन उसका जवाब कुरान और हदीस से ले आएंगे। फलां जगह से जर्द परचम निकले तो फलां जगह की फिक्र करना, और फलां जगह पे आग लग जाए तो फलां जगह की। एक तो ये कि ये इंतहाई ज़ईफ़ अहादीस हैं, और एक ये है कि 2-2.5 दर्जन मरतबा ये पहली दफ़ा परचम निकल चुके हैं, जर्द परचम। मुसलमानों की तारीख के अंदर जितना का मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है उसमें ये परचम निकल चुके हैं और आगे भी लग चुकी हैं। खुदा का खौफ करें यार, बख्श दे इस कौम को। अब नीचे मेरे इस व्लॉग के आके भी बहुत सारे लोगों ने अभी इस पे हम पे तनकीद करनी है कि हम कुरान और हदीस को नहीं मानते। अरे भाई, ये जो खुद साख्ता अहादीस घड़ घड़ के डाली गई है ना, उसके अंदर उसका इशू है, और उसका इशू है। हम भी मुसलमान ही हैं यार। एक मुसलमान मरता है तो आप उसका जवाब निकाल के लाते हैं कि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन के ऐन मुताबिक मरा है। भाई क्यों मरा है यार? और इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मुसलमान नहीं मरना है। ये क़यामत सिर्फ मुसलमान पे ही टूटनी है, बाकियों पे नहीं टूटनी। क़यामत की सारी निशानियां हमारे यहाँ पूरी होनी है, सारी निशानियां मुसलमानों पे पूरी होनी है। यार कुछ शर्म करें यार, को खुदा का खौफ करें, को अकल से सोचें यार, क्या कर रहे हैं आप? यानी कि मुसलमान उनकी बेटियां उठा के ले गए यार, दुबई के काबा खानों में बेच दी उन्होंने, ठीक है, शाम की। और ये लगे हुए हैं इधर के शाम की फिक्र करना, जब लिबिया में ये हो जाए तो। मेरा मतलब है कि यार बर्दाश्त नहीं होता ईमान से ऐसे लोगों को ना बाकायदा देख के ना सुनना। मैं तो नहीं सुनता काफ़ी अरसे से, बहुत पुराना सुना हुआ है, लेकिन सुना है कि आजकल भी ये लोग इसी तरह की बातें करते हुए पाए जा रहे हैं। लेकिन चलो खैर, तो हाथ से वाली गल सुनाई। प्यूटन ने कहा है कि अगर आप तीसरी आलमगीर जंग से बचना चाहते हैं तो हकीकत टीवी वाले का मोबाइल खोलो। यार ये घूम रहा ट्वीट, मैंने इसको बहुत एंजॉय किया। लेकिन एक और रवायत भी घूम रही है, वो नहीं आपने देखी? क्या? दादाजी
अगर तीसरी आलमी जंग और इंसानियत की तबाही से बचना है तो 1355 में साईं कायम अली शाह ने कहा था कि 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन को बैरकों में जाना पड़ेगा। बैरकों में जाना पड़ेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो ने भी बड़ी कमाल की जुगत कराई है। कहते हैं इमरान खान और साईं कायम अली शाह की जम्मन पर्ची को दिन जारी हुई सी। यार कमाल है वैसे। और मैंने एक प्रोग्राम पहले आपको बता दिया था कि परवेज खटक पहला मुरीद था साईं कायम अली शाह का, और वो क्लास फेलो था जी इमरान खान का, जनाब इमरान खान का। ठीक है, तो बराबर हो गया ना सारा, काम बराबर हो गया। ਇਹਦਾ मतलब है बिलावल भुट्टो सरदारी भी साडा प्रोग्राम सुनता है। मतलब जुगत उसने वहीं से ड्राइव की है कि दोनों की उम्र एक ही की। जी ठीक है, तो अगली खबर पे चले हैं? अगली खबर की तरफ चले। हाँ बिल्कुल चलते हैं जी, चलते हैं। अच्छा जी, लोकल माहौल से मैंने 2-3 खबरें पढ़ी हैं, मेरा मतलब है आपको बताई हैं। दादाजी उसका रूसी बैंकों का इशू था, हाँ, उसके अलावा ऑयल का इशू था। ऑयल का इशू था, ये हो गया। 1000 अरब का बोझ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम खजाने पे। वो ये आपने नहीं खबर पढ़ी ना? पढ़ती नहीं, आपने कहा जुलाई अगस्त सितंबर में हाँ, ये अच्छा, डल जाना है, तो 1000 अरब रुपया 250 अरब रुपया महाना जो है वो सब्सिडी हुकूमत देने का इरादा रखती है। मार्च, अप्रैल, मई और जून ये जो 1000 अरब का बोझ पड़ेगा, ये पहली खबर थी। और दादाजी ने इसकी फॉलोअप न्यूज ये दी कि ये अगले 3 माह में डिवाइड करके बराबर कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक, अवाम नास पे बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, जो नेशनल सेविंग सेंटर है, हाँ, सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग, उसने ये बताया है कि हमारे पास 72 अरब रुपए के नए डिपॉजिट्स आए हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी पे भी जरा 72 अरब रुपए के नए डिपॉजिट आए हैं जी। गए कितने थे पिछले दिनों? वो तो सारा खाली हो गया था। हाँ, तो अब वापसी आई है, तो अब 72 का तो ना करें, रोला डालें आप। ठीक है ना? हाँ, बहुत आला, बहुत ही आला। अगली खबर। अच्छा जी, जो आईटी सेक्टर को पैकेज दिया है उसके हवाले से ये एस्टिमेशंस घूम रही हैं कि तकरीबन $1 अरब का सालाना इनफ्लो आएगा पाकिस्तान में। कहने $1 अरब जी। अच्छा, 250 अरब रुपया एम फजूलियात है। पहले ही बहुत है। जो पहले वाले को आप सिर्फ अगर बैंकिंग चैनल के जरिए चैनलाइज कर लें तो बहुत ज़्यादा पैसे हो जाए हमारे पास, लेकिन पहले वाले को हम नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर ने 407 अरब रुपए के इंटरेस्ट फ्री लोन का ऐलान किया है लो इनकम ग्रुप के लिए। और आपको पता है कि IMF ने कहा था कि ये आप हाउसिंग की स्कीम बंद करें जो आपने लो इनकम के लिए शुरू की है। तो अब समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर हम IMF की कंडीशंस में हैं भी कि नहीं हैं। एक वो जो है के इलेक्ट्रिक के हवाले से एक खबर फिर घूम रही है, और आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक के अंदर कितने लोगों का कितना मफाद है। ये सारी डिटेल जो है वो हमारे जो है वो उन्होंने मतलब कि हमने एक अलग व्लॉग के अंदर जारी कर दी है। एक बड़ी अहम खबर है मेरे पास। हाँ दादाजी, जो प्राइम मिनिस्टर ने सो कॉल्ड पैकेज दिया ना, ये कहाँ से आए पैसे भला? 50 अरब रुपये। साईं कायम अली? नहीं यार खबर पढ़ो। ये जो पेट्रोल पे रिलीफ दिया और सारा PSDP पे कट लगाया है, पब्लिक मतलब डेवलपमेंट बजट काटा है। जी काट दिया। ठीक है, पहले केड़ा वो खर्च होने लगा सी, वो भी साइयां ने आखिरी दिनों च निकाल के कहना सी सान दे दो, तुहाडे कोल खर्च नहीं होंदा। यार ये एक्सपोर्ट्स जो हैं उनका डाटा आया है, आरफ हबीब लिमिटेड ने जारी किया है जी। फरवरी 22 में 2.81 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है 36% इजाफे के साथ ईयर बेसिस के ऊपर। यार 2.25 अरब डॉलर। हाँ, मेरी 32 से 34 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट की मैंने आपको बताई हुई है, नहीं पूरी होनी भाई 32 से 32 तक तो जाएगा। 8 माह का डाटा देखें जरा, वो देखते हैं हम। और मंथ इसमें 17% इजाफा है। अच्छा जी, 8 महीने फरवरी के 2022 के हमारी जो है ना वो एक्सपोर्ट्स 20 अरब डॉलर हो चुकी हैं। अब ये देखें 2.5 का बन रहा है। अच्छा यार, हमने उस दिन पता किया था तो क्या पता चला था कि 200 रुपये वाला कपड़ा जो है वो 550 का नहीं मिल रहा जी। ठीक होगा। 200 वाले पे 17% नहीं था, 550 वाले पे 17% भी है। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं, वो तो खैर रिफंड मिल जाएगा जब एक्सपोर्ट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट्स जो हमारी कपड़े इनपुट की कीमत बढ़ी है वो 2.5 गुना हो गई है जी।
और एक्सपोर्ट कितनी बड़ी है ईयर इन बेस के ऊपर? 26%। इसका मतलब है इन रियल टर्म तो हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई ना, तबाही हुई। 250% बढ़ा ना इनपुट। 250% इनपुट बढ़ा और एक्सपोर्ट बढ़ी सिर्फ 25%। ओनली 10% ऑफ द इंक्रीज, कुछ भी नहीं। नो कि ये यूथिया मजहूलल कौमल जाहिली अलिल अकल लिल महदूद, इस पे ऊपर नाच रहे हैं यार। इसके ऊपर तो आपको चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब मरना चाहिए। तबाही पे नाच रहे हैं और ये हमेशा तबाही पे नाचते हैं, ये हमेशा तबाही पे नाचते हैं। मैंने कहा ताज़ा बताज़ा आया था आरफ हबीब का डाटा, तो आपको जारी कर दिया जाए जी। ठीक हो गया। ये भी खबर हमने पढ़ दी, वो भी IMF पढ़ की दी। खबर गुजरी आपकी नजर से? 3.8 वाली? नो अब जो रिव्यू होने जा रहा है IMF ने कहा है, 7वां रिव्यू शुरू हो रहा है। जी 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 जी। IMF उसमें प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ पैकेज के मुतालिक कैटेगोरिकली क्वेश्चन करेगा। कल 4 को है ना, परसों 4 को होना है। आज हम 2 तारीख का प्रोग्राम कर रहे हैं, परसों 4 मार्च को, मतलब छेती छितर पैना शुरू हो गए। हाँ, IMF को क्या जवाब देंगे? लेकिन IMF ने साथ में, IMF ने कहा है नहीं, फिच ने कहा है कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है मौजूदा डाटे के ऊपर 4.6% उसमें इजाफा होगा। और याद रहे कि मौजूदा डाटे में हर चीज़ को डबल करके दिखाया जा रहा है। अगर इसको पिछले डाटे के मुताबिक देखा जाए तो इसको हाफ कर लीजिए, ठीक हो गया जी। साथ में याद दहानी बहुत ज़रूरी होती है ना। टाइम हो गया? टाइम नहीं, भी थोड़ा सा रह गया, 1-2 खबरें हैं मेरे पास, वो पढ़ता चलो। ठीक हो गया। अच्छा जी, कामयाब जवान से 40 अरब के लोन अप्रूव हुए हैं, ये भी बताया गया। अच्छा जी, उसके अलावा जो है IMF की मैंने खबर पढ़ दी कि वो क्वेश्चन करेगा। ये तो आपने पढ़ दी जी। फरवरी में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो आपकी नज़र से गुजरे? नहीं, मार्जिनली ड्रॉप हुआ है, लेकिन अहम खबर ये है कि इन्फ्लेशन अभी भी 12.2% के लेवल पे है। भाईजान जंग ਦਾ असर आना है ना ਜਦੋਂ जी। मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਖੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ है जाके। एमनेस्टी की खबर नहीं पड़ी यार, हुकूमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फरवरी के अंदर रिकॉर्ड 441 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन हुई है, लेकिन अवाम चोर है जो टैक्स नहीं देती। जी जी जी, और मैं सादिक अमीन हूँ। हाँ, नहीं, ये अवाम चोर है। 443 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन हुई है। जनाबे बन्ने मियाँ दुल्हे मियाँ लाडला। यार वैसे आप इस पे उसके ऊपर तनकीद ना किया करें। कायम अली शाह साहब ने भी 3 साल पहले 92 साल की उम्र के अंदर आखिरी शादी फरमाई है 18 साल अफीफा से। तो इसलिए आप इसकी शादी के ऊपर भी तनकीद ना किया करें। वो तो शादी करना कब से गलत हो गया? महात्मा साहब, ये अवाम तो टैक्स देते नहीं है, चोर है सारे। अगे हुण मेरे मुंह च फिकरा आन लगा है, तुहाडा वो दे के गया आके। हाँ। आगे टू लगा देना। नहीं टू नहीं, गोल्ड सफेद का मुंडा दे के गया, सीधा कह देना ऐसे आ जाए। इतनी अहम खबर, ये सबसे पहली खबर पढ़ी जानी थी। इंडस्ट्रियल पैक, ये तो वो उसका था ना परसों, वो एमनेस्टी। हाँ, ये तो सबसे पहले मेरा ख्याल आखिरी 2-3 मिनट इसी को दे दें। अब जब नवाज शरीफ ने एमनेस्टी दी थी तो ब्लैक जो था मनी, काला धन, वो वाइट करने पे इमरान खान साहब ने बहुत तनकीद की थी। नहीं, इस पे उन्होंने पछतावे का भी इजहार किया है कि ये स्कीम मुझे आते ही दे देनी चाहिए थी, जिसके ऊपर किसी जालिम ने फिक्रा बंधा। इसका मतलब है कि आप नाअहल, नालायक और बदनीयत आदमी हो कि जो काम आपको आज से 3.5 साल पहले करना चाहिए था वो अब कर रहे हो। ठीक है, 5% दें, आप कंपनी बनाएं, 5% दें, और आपसे किसी भी सोर्स का नहीं पूछा जाएगा, जराए का नहीं पूछा जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये फंसाने की कोशिश हो रही है, या फिर हो सकता है कि सिलाई मशीना ने ओवर टाइम ला लिया हुआ, तो उनके तो पैसों को भी तो वाइट करना होगा। हाँ, ये जो आपने ओवर टाइम लगाया ना, इससे मुझे बड़ा कुछ याद आ रहा है। अच्छा चलेगा यार, सिलाई मशीनें भी अगर आप डबल शिफ्ट शुरू कर दें, ट्रिपल कर दें, प्रोडक्शन डबल हो जाएगी ना, तो प्रोडक्शन डबल हो जाती है ना यार, फिर एक्सपोर्ट पे रिबेट भी मिलेगी। आहो। लेकिन दादाजी मेरी बात सुने, मेरा सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता ये है कि इमरान खान साहब इस तरह की एमनेस्टीज के सबसे बड़े नाकिद रहे हैं। हाँ, मेरी जान, मेरी बात बताओ, वो कौन सा थूका है जो उसने नहीं चाटा अभी तक? हाँ, बात तो ठीक है ना, वो कौन सा थूका है जो मसूफ ने अभी तक नहीं चाटा? इसलिए आगे चल पड़ा कर, माजी की बातें भूल जाया करे। वो कह देते कि ये मेरा सियासी बयान था, बात ख़त्म होती है जब उनकी इस स्टेटमेंट को इस मुल्क की अदालतें भी अन्य वाह तस्लीम कर लेती हैं। तो हमारा आप कौन है उसके ऊपर इतराज़ करने वाले? ठीक है ना,
इस मुल्क की अदलिया कहती है कि जनाब उन्होंने कह दिया मेरा सियासी बयान है तो बस ठीक है, फिर उनकी बात मानी जाए। जी। महात्मा है ना वो, ठीक हो गए। है प्रोग्राम के लिए आखिरी खबर, है क्वार्टरली प्रॉफिट जो है लिस्टेड कंपनीज के वो 19.9 तकरीबन 20% बढ़ गए हैं। डिविडेंड्स भी बढ़े हैं ना, यूबीएल का डिविडेंड भी जो है वो 50% उसने ज्यादा दे दिया है। बिल्कुल। आप इस तरह की बातें करते हैं ना तो बहुत सारे जो लोग हैं जिनको हम अहमकीन में शुमार करेंगे उनके हाथ में खुरक होती है कि जनाब फिर हम भी स्टॉक मार्केट में कमाएं जाके। तो क्यों नहीं कमाया जा सकता? अच्छा, नहीं कमाया तो जा सकता है, लेकिन बात यह है कि वो कैलकुलेटर पकड़ के बैठे होते हैं कि देखें जनाब हमने इतने पैसे लगाए, इतने महीने ये पैसे लगे रहे, इतनी देर से हमारे पैसे लगे हैं, प्रॉफिट नहीं आ रहा, आपने हमें मरवा दिया। चलो, वो फिर जब आप उनको कैलकुलेटर पकड़ के बताते हैं कि 35% गेन तुसी हासिल कर चुके हो जी जी, सालाना, होर तुसी की लेना है? फिर दांत निकाल के दिखाते हैं मुझे। नहीं, फिर दांत भी निकाल के दिखाते हैं, फिर फौरी तौर पे दोबारा उस कैलकुलेटर के अंदर घुस जाते हैं कि हैं वो पायन पैसे जब आते हैं ना तो अन्य वाह पक्के के साथ नहीं मारने शुरू कर देते, जब डिविडेंड वगैरह आता है उसको संभाल के रखते हैं और री इन्वेस्ट भी करते हैं। और अक्लमंद वही है। यही यहूदी और मुसलमान में फ़र्क है कि यहूदी के पास जब पैसे आते हैं तो उसे संभाल के रखता है, फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, वारन बुफे हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसको यहूदन का बच्चा यहूदन का बच्चा कहते हैं। और आपके पास जब पैसे आते हैं आप पार्टी करते हैं, आप पार्टी करते हैं और यूरोप के सैर पे चले जाते हैं और दुबई में जाके विलास के अंदर निक्कर पहन के धूप में लेटे होते हैं। फर्क ये है। और 2011 का दादाजी का फिक्रा मैंने याद रखा और ये मैं रोजाना देखता हूँ कि दादाजी ने कहा था कि हैरत अंगेज तौर पर कोई शख्स किसी फील्ड में काम कर रहा है, कोई किसी फील्ड में काम कर रहा है, हैरत अंगेज तौर पर दुनिया के तमाम खरबपतियों का ताल्लुक स्टॉक मार्केट से जरूर है। ये बड़ी अजीब बात है। ले सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।